बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैरेंथेसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स जो दो होती हैं उन्हें हम कहते हैं राइटिंग में, और इंग्लिश स्ट्रक्चर में हम इनका इस्तेमाल करते हैं कुछ केसेस में। देखते हैं कि कब कब हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरेंथेसिस का एक इस्तेमाल है कि फॉर फर्दर डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन, यानी आप किसी भी सेंटेंस में अगर डिटेल देना चाह रहे हैं या एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं उस वक्त करते हैं। इसी तरह से ओ आर का जो सब्सटीट्यूट के तौर पे, यानी जहाँ हमने ओ आर लिखना होता है वहाँ पे भी हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से इन केस ऑफ टेक्निकल राइटिंग, थर्ड केस है कि अगर राइटिंग हमारी टेक्निकल है तो भी हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर फिगर कैप्शंस या फिर नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है ना लिस्ट में गिवन हो 1 2 3 4 5, उस वक्त भी हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब देखते हैं वन बाय वन कि पैरेंथेसिस का इस्तेमाल जो एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर ओ आर को सब्सटीट्यूट करने के लिए होता है तो वो कब और कैसे होता है। यहाँ हम सिंबल को डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि स्मॉल ब्रैकेट इस तरह से जो होती है इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस। तो ये इंग्लिश में इनके लिए जो नाम यूज़ होता है दैट इज़ पैरेंथेसिस। ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है द टीचर टोल्ड अस, फिर हमने ब्रैकेट्स के दरमियान यानी पैरेंथेसिस के दरमियान व्हाट अ ग्रेट रिमाइंडर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टू इंक्लूड द लिस्ट ऑफ वर्क्स साइटेड विद आवर एसेज। अब आप देखें कि अगर हम ये ना भी लिखें तब भी इट्स ओके। यूँ होगा द टीचर टोल्ड अस टू इंक्लूड द लिस्ट ऑफ वर्क साइटेड विद आवर एसेस। तो हमने ये बात जो है एडिशनल लिखी है इसकी वजाहत के लिए कि टीचर का ये बताना जो है ये बड़ी ज़बरदस्त बात थी, इस वजह से हमने ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए, बताने के लिए हमने यहाँ पे ये पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया। इस तरह से हम कर सकते हैं, इससे हमारी राइटिंग बहुत वो बात जो हमारे जहन में होती है और आमतौर पे वो सेंटेंस का हिस्सा नहीं होती, या उसकी तरफ हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, या हम कोई चीज़ वाजे करना चाह रहे थे जो आमतौर पे सेंटेंस में वाजे नहीं होती, तो हम इस तरह से पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके वजाहत कर सकते हैं। इसी तरह से द क्लास रूम परफॉर्मेंस सिस्टम CPS, अब ये देखें टेक्निकल लैंग्वेज है तो अब आप ये इसकी एब्रीवेशन है, यानी हमने क्लासरूम से सी लिया, परफॉर्मेंस से पी लिया, सिस्टम से एस। तो जब हम कभी भी पहली बार कोई इस तरह से टेक्निकल टर्म दे रहे होते हैं तो उसके सामने हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करके CPS उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, इज़ अ स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप्ड बाय ई इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ना भी करें तो कोई इशू नहीं, लेकिन इस तरह करने से एक्सप्लेनेशन हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाद में आप मज़ीद लिख रहे हैं, एक ऐसे लिख रहे हैं या टॉपिक पे लिख रहे हैं, हर बार अब आपको क्लासरूम परफॉर्मेंस सिस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर आप CPS लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट। इसके बाद अगला सेंटेंस जो है उसमें आप CPS की ही बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इस तरह से वजाहत भी हो जाती है और हम इसका बजाय इसके कि एवरी टाइम हम इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखें या उसका टाइटल लिखें, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाता है बोलना करना। अब हर वक्त कहें क्लासरूम परफॉर्मेंस सिस्टम, उसकी बजाय CPS। अब जो लोग आपस में जानते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे CPS, तो जो सुनने वाला भी समझ जाएगा कि इससे क्या मुराद है। इसी तरह से द कैट विच हैड ऑरेंज एंड ग्रे मार्किंग्स नजल्ड हर लेग। अब ये भी हो सकता है कि आप यहाँ कॉमा लगा दें, इधर भी कॉमा लगा दें, ये नॉन इसेंशियल पार्ट के तौर पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी वजाहत कर रहे हैं द कैट की। कौन सी कैट? विच हैड ऑरेंज एंड ग्रे मार्किंग्स। तो हमने ये मेन हमारी जो डिस्कोर्स है उसका हिस्सा नहीं है, यानी हमारी जो असल सेंटेंस है उसका हिस्सा नहीं है, ये वजाहत के लिए है कि ज़रा कैट्स कोई और भी हो सकती हैं। द कैट भी किसकी बात है? विच हैड ऑरेंज एंड ग्रे मार्किंग्स नजल्ड हर लेग। तो हम इस तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया और असल सेंटेंस भी अपनी असल फॉर्म में रह जाता है। इस तरह से व्हाट पार्ट एस
हमने ब्रैकेट में डाला डू यू वांट, यानी अगर किसी शख्स को आपने नहीं मालूम कि उसे एक चीज़ चाहिए, दो चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो उस सूरत में व्हाट पार्ट या पार्ट्स डू यू वांट। तो अगर हम ये ना लगाएं पैरेंथेसिस, हम कह दें व्हाट पार्ट डू यू वांट, तो फिर उस सूरत में इसका मतलब ये कोई से एक चाहिए। जब हमें कंफर्म नहीं है कि एक चीज़ चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा का पता होगा तो फिर हम पार्ट्स कह देंगे, फिर हमें ये पैरेंथेसिस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि हमें नहीं मालूम कि एक चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो उस सूरत में फिर हम अपने पास ऑप्शन होता है व्हाट पार्ट या पार्ट्स डू यू वांट। अच्छा, इसी तरह से पैरेंथेसिस टेक्निकल राइटिंग के लिए, नंबर फिगर्स के लिए फर्दर इसके हम एग्जांपल देते हैं। ये देखें, ये जो सेंटेंस है, दिस पेपर डिस्कसेस द पोटेंशियल वेरासिटी ऑफ रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंटिंग एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आप देखें, ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन जो है, ये टेक्निकल एक लैंग्वेज है। ESP इसकी शॉर्ट फॉर्म है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आप इसको पैरेंथेसिस में ESP लिख देते हैं। अब इसके बाद जब भी जितनी भी आप बात करेंगे, आप ESP कहेंगे, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन दोबारा कहने की जरूरत। ये टेक्निकल राइटिंग में भी हम इस तरह से करते हैं। इसी तरह से द 2 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट। अब यहाँ देखें नंबर्स आ गए, जैसे मैंने पहले भी कहा था नंबर फिगर्स हैं। यहाँ कॉलन लग गया कि आगे दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। पैरेंथेसिस नंबर 1, डिसाइड ऑन ए वेबसाइट डिज़ाइन, एंड नंबर 2, चूज़ दी होस्टिंग सर्विस। हम इस तरह से 1 और 2 दो चीज़ें हो गई। एक तो नंबर डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपका रीडर जो है ना अलर्ट हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि हम कितने स्टेप्स की बात करें। 2 स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। हम अगर ये ना लगाएं तो भी हो सकता है टू कॉलन, उसके बाद टू डिसाइड ऑन ए वेबसाइट डिज़ाइन एंड चूज़ दी होस्टिंग सर्विस, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह से नंबर देना चाहते हैं तो फिर नंबर लिखा लगा के साथ पैरेंथेसिस लगा देंगे और बाकी उसी तरह से स्टेटमेंट आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने रीडर को अलर्ट कर देते हैं, उसके लिए आसानी सहूलत पैदा कर देते हैं नंबरिंग करके कितनी कौन कौन सी चीज़ चाहिए। इस तरह से फिगर 2 शोज 2 सैम्पल्स। अब यहाँ पे फिर आप वही कॉलन का इस्तेमाल करें, जैसे ये यहाँ 1 2 की शक्ल में है, यहाँ पे AB की शक्ल में है, पैरेंथेसिस में A लिखा, सैंपल आफ्टर कूलिंग, एंड फिर B को आपने लिखा पैरेंथेसिस में, सैंपल टेकन इन नॉर्मल टेम्परेचर्स। तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इस तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये ज़्यादा अच्छा लगता है टेक्निकल राइटिंग में, नंबर फिगर्स वगैरह या अल्फ़ाबेट्स दे रहे हैं तो लुक्स नाइस। ऐसे वगैरह में हम आमतौर पे ऐसा नहीं करते, प्रेसी में भी नहीं करते, लेकिन टेक्निकल राइटिंग में हम आमतौर पे इस तरह से करते हैं। अच्छा, फिर पीरियड या फुल स्टॉप का इस्तेमाल जो है ना, वो हम कब और कैसे करते हैं। आपको पता है हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जो है आमतौर पे वो फुल स्टॉप पे एंड होता है। इसके अलावा भी कुछ यूजेजेस हैं, जैसे पोलाइट क्वेश्चंस होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट्स होती हैं, तो उस वक्त भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां हम पीरियड का या फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, द एंड ऑफ ए कंप्लीट सेंटेंस। ये तो कॉमन यूज़ है, आप सब जानते हैं कि एक सेंटेंस कोई भी जो एंड होता है उसको आमतौर पे ये जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है हम उसको असर्टिव स्टेटमेंट फुल स्टॉप के साथ। यू कैन यूज़ एनी रिसोर्सेज टू कंप्लीट योर टेक होम एग्ज़ाम, फुल स्टॉप। किसी भी सेंटेंस को, ऑर्डिनरी सेंटेंस को एंड करने का तरीका। इस एंड ऑफ इन एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अगर कोई हम डायरेक्ट क्वेश्चन तो होता है उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो कैसे होते हैं। द टीचर आस्क्ड अस इफ वी अंडरस्टूड द असाइनमेंट। अब है ये भी क्वेश्चन, टीचर आस्क्ड अस इफ वी अंडरस्टूड द असाइनमेंट, यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे, हालांकि आस्क का वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगे। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में आमतौर पे हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट होती हैं, हम किसी से बात करना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट करना, विल यू प्लीज़ मेल दिस लेटर फॉर मी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा, वैसे तो होता है जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
अब ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो ऐसे केस में भी आप फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने डिसाइड करना है, आपकी इस राइटिंग से खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन। अगर आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दें तो भी ठीक होगा, लेकिन वो फिर पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होगी, वो फिर एक क्वेश्चन हो जाएगा। विल यू प्लीज़, विल यू मेल दिस लेटर फॉर मी, फिर प्लीज़ भी नहीं होगा, विल यू मेल दिस लेटर फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। अब चूंकि प्लीज़ का वर्ड भी आ गया, तो अब यहाँ पे पोलाइटनेस आ गई, जिसकी वजह से फिर आप यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह एब्रीवेशन हैं या शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, उस वक्त भी हम पीरियड का या फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक्टर, अब यहाँ देखें डॉक्टर DOCTOR होता है, लेकिन एब्रीवेशन में DR लिखते हैं, तो हमने यहाँ डॉट लगा दिया। इसे डॉट भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप भी कहते हैं। वेटसन एंड AVE, AVE जब एवेन्यू हो सकता है या कुछ भी, उसको हमने शॉर्ट, या फिर किसी का नाम है उसको हमने शॉर्ट के लिखा है, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। तो शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ लिख रहे हो या एब्रीवेशंस हो, उस सूरत में भी हम इनका इस्तेमाल, जैसे आप USA लिख रहे हैं तो U.S.A आप लगा सकते हैं। इसी तरह से यानी ऐसे बहुत सारे एब्रीवेशंस होती हैं कि जिनके दरमियान आप डॉट लगाते हैं, यानी जो मशहूर एब्रीवेशंस नहीं होती ना, उनके साथ हम आमतौर पे डॉट लगा देते हैं।